गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें ट्रांसफार्मर हमारा बचा हुआ था। हमने क्वालिटी फैक्टर वगैरह डिस्कस कर लिया था ना? यस सर। ठीक है, उसके क्वेश्चन करने हैं, वो मैं HC वर्मा से करा दूंगा। सर वो मैग्नेटिज्म से डाउट्स थे मेरे। मैग्नेटिज्म के डाउट, अच्छा तो थर्सडे को सर रखें, मतलब आप कोई अलग क्लास, हाँ सर, थर्सडे को आप ले लो। है ना? थर्सडे रख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ट्रांसफार्मर पढ़ लेते हैं ताकि चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना, है ना? ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या है? या तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को कम करेगा। अच्छा, तो क्यों करना पड़ेगा ऐसा, वो पहले समझ लेते हैं। व्हाई डू वी नीड अ चेंज इन वोल्टेज? तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट दुनिया में आया, जो सबसे पहली एडवांटेज लोगों को रियलाइज़ हुई वो यही थी कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को हम बढ़ा घटा सकते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो हम कहेंगे ट्रांसमिशन कॉस्ट है ना, इसको समझना है। ट्रांसमिशन कॉस्ट है ना, ये कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है इसको समझते हैं। देखो, आपको पता है कि लेट्स से एक पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं ये हमारा पावर प्लांट है, पावर प्लांट है ना, और ये लेट्स से हमारा एंड यूज़र है, जहाँ उसे यूज़ करना है, ऐसे एंड यूज़र। अब आप अपने आसपास सोच के देखो, कौन सा पावर प्लांट आप जानते हो जहाँ से बिजली बनती होगी? कोई अपने आसपास कोई जानते हो ऐसा? सर NHPC NTPC। NHPC NTPC, बिल्कुल। देखो ना, बिल्कुल समझ गए, तो एकदम पड़ोस में ही है। लेकिन सब लोग तो इतने लकी नहीं होते यार कि उनके घर के पास में NHPC भी हो, NTPC भी हो, है ना? यस सर। है ना, जैसे अब कहीं अगर हम दूर दराज जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत लंबी लंबी केबल होंगी, है ना, जो ये पावर को लेकर आ रही होंगी। ठीक है। अच्छा, फिर ये केबल जो होती हैं, ये ऑब्वियसली कंडक्टिंग मटेरियल होनी चाहिए। सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल क्या मानते हो? मतलब ये ऑब्वियसली, मतलब गोल्ड की बात हम नहीं कर सकते, है ना, इतने रईस नहीं है कि हम कॉपर। गोल्ड लगा लें। कॉपर, ये बात ठीक है ना। हाउर प्रॉब्लम ये कि कॉपर भी इतना वैल्यूबल होता है कि उसके चोरी होने के चांस होते हैं। ये और बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली मेट्रो जो है, उसकी जो केबल्स हैं वो कॉपर की केबल्स हैं, है ना, क्योंकि मेट्रो में आपको बहुत एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मेट्रो बन रही थी तो ये इट वाज अ कॉमन प्रॉब्लम कि ये केबल चोरी हो जाया करती थी। जब बन रही है तो कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट से आके चुरा के ले गया, इस टाइप से। तो अभी भी ये प्रॉब्लम है कि मान लो अगर हम कॉपर की केबल लगाएंगे तो लोग हो सकता है कि खंभे पे चढ़ के तार काट के ले जाएं। तो ये कंडक्टर जो होते हैं ये एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो ऑलरेडी आपके पास एक इन्फीरियर मटेरियल है जो इस पावर को लेकर आ रहा है। अच्छा, अब इस एल्यूमिनियम में क्या होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब कंपेयर टू कॉपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है इसमें, है ना। अच्छा, जब कोई करंट फ्लो करता है किसी से, तो करंट जो लॉस होता है हमारे पास वो I²R होता है। पावर जो लॉस होगा वो I²R होगा। बात समझ सकते हैं? ठीक है। तो अब लोगों को ये समझ में आया कि लेट से हम ऐसा कर दें कि हमारे पास पावर जो होती है, इट कैन बी रिटन एज वोल्टेज टाइम्स करंट, है ना। तो अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, तो कॉम्पनसेट करने के लिए करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे कीपिंग द पावर सेम, तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब करंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इस डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ करंट को कैरी करने में इवन एन इन्फीरियर कंडक्टर जो होगा हमारा, वो भी पावर लॉस क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है ना। और ये एडवांटेज सिर्फ एसी में अवेलेबल था कि आप ये काम ट्रांसफार्मर्स की मदद से कर सकते हो, कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा देते हो, लेट्स से बाय फैक्टर ऑफ 100 आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, है ना, V से आपने 100V कर दिया, तो जो करंट होगा आपका वो 0.01 I रह जाएगा।
अगर आप इसको 1000 टाइम्स कर देंगे तो 0.001 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप कई गुना वोल्टेज को बढ़ा के कई गुना करंट कम कर लेते हैं और पावर लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पावर प्लांट्स पे क्या होता है, पावर प्लांट पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनका काम ये होता है कि वो वोल्टेज को कई गुना बढ़ा देते हैं। कितना, वो भी हम सोच लेते हैं कि अगर हमारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर करोगे तो हमने कहा था ना उसकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट होती है। तो पावर प्लांट में ये हो सकता है 220 किलो वोल्ट तक हो सकता है ना, 330 केवी भी होता है, 440 केवी भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट। आप एक फिगर ले लो 220 किलो वोल्ट, 2,20,000 वोल्ट। तो 220 वोल्ट के यूज़र को जो बिजली दी जा रही है वो प्रोड्यूस की जा रही है किसने पे, 220 केवी पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये 220 केवी हमने दे तो दिया, ठीक है ना। ये जब इस घर पे पहुंचेगा तो कोई अप्लायंस हमारे पास ऐसा नहीं है जो इतना हाई वोल्टेज झेल सके, ये बात समझ सकते हो। यस सर। अच्छा, सिर्फ अप्लायंस की भी बात नहीं है ना, इवन रास्ते में भी क्या होता है, हमने तो यहाँ पे सीधे बता दिया ना पावर प्लांट से एंड यूज़र, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। ये जो एंड यूज़र है, मान लो एक शहर में है, आप शहर में इतने हाई वोल्टेज की लाइन बिछा के हर लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते हो। गाँव में तो आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े से टावर बने होते हैं, वो आईफल टावर जैसे बने होते हैं ना इस तरह के, है ना, जिनके ऊपर से वो केबल होते हैं जो इस तरीके से जा रहे होते हैं। आपने इस तरह का एक ग्रिड बना हुआ देखा होगा ऐसा, है ना। ये तो बहुत ऊंचे होते हैं ज़मीन से, यानी किसी को छूने का खतरा नहीं है। तो 220 केवी भी ये सेफ़ है लोगों के लिए, एज लॉन्ग एज ये तार गिर नहीं रहा है या कोई जाके इसको पकड़ नहीं ले, ठीक है ना। लेकिन शहर में आप ये नहीं कर सकते कि 220 केवी की लाइन खुली घूम रही है, तो वहाँ तक लाने में फिर आपको इसको वापस से स्टेप डाउन करना पड़ेगा, यानी वोल्टेज को वापस से मैनेजेबल लेवल में लाना पड़ेगा। तो वहाँ फिर से एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसफार्मर जैसे यहाँ पे स्टेप अप करने का काम करेगा, तो यहाँ रास्ते में क्या करेगा, स्टेप डाउन करने का काम कर देगा, ठीक है ना। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक रोल होता है। कैसे करता है वो चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो और ये सब आप स्कूल में डायग्राम वगैरह बनाओगे तो वहाँ काम आ जाएगा आपको, एक बार इसको देख। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम ट्रांसफार्मर का कोर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर कोर पे अगर आप इसको 3D में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको, इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे तो ये कॉइल्स हैं। नहीं बेटा, ये कॉइल नहीं है। देखो ये अभी इसका एक्चुअल डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसमें तो क्या होता है, यहाँ पे लैमिनेटेड प्लेट्स होती हैं। लैमिनेटेड मतलब इस तरीके से प्लेट 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 इस तरीके से पैरेलल में लगी होती हैं, है ना, आपस में कनेक्टेड होती हैं, बट लैमिना की फॉर्म में होती हैं इस तरीके से। यहाँ देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा ये, ठीक है ना। तो अभी आप इसको इमेजिन करो कि जैसे एक सॉलिड क्यूब इमेजिन कर लो। आप कर लिया आपने सॉलिड क्यूब इमेजिन, इसमें से आपने बीच में एक हिस्सा निकाल दिया, इतना हिस्सा आपने निकाल दिया, तो अब ये यहाँ से खाली हो गया, नहीं हो गया, ऐसे आर पार, यस सर। है ना, ठीक है। तो अब जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला साइड, इस पे आप क्या करते हो, एक कॉइल को इस तरीके से वाइंड कर देते हो, एक वायर को इस तरीके से वाइंड कर देते हो, बांध देते हो ऐसे, और इसके साथ कनेक्ट कर देते हो अपना सोर्स। इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। देख लो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल, या प्राइमरी वाइंडिंग भी कहते हैं इसको, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग। तो एक तरफ हमने प्राइमरी कॉइल ज्वाइन कर दी। अच्छा, अब एक चीज़ समझना, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी कि नहीं, सोचो। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होती है ना, तो इस कोर में से होती हुई ऐसे जाती हुई इस तरीके से वापस आ जाएगी। बहुत सारी लाइंस होंगी, मैं तो एक से आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। तो ये, अच्छा, अब आप देखना कि ये वाली साइड से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इधर से पास हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और कॉइल इस तरीके से बांध दूँ और इस कॉइल के एंड पे यहाँ पे वो डिवाइस लगा दूँ जिसको मुझे पावर देनी है, इसको मैं लोड कह देता हूँ। क्या कहूँगा, लोड। लोड वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो अप्लायंस है जिसको मुझे पावर देनी है, ठीक है ना।
तो लोड किससे कनेक्टेड है? ये सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है, सेकेंडरी कॉइल। ध्यान देना, प्राइमरी कॉइल किससे कनेक्टेड है? सोर्स से, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। और लोड किससे कनेक्टेड है? सेकेंडरी कॉइल से। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के थ्रू वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं जो प्राइमरी से प्रोड्यूस हो रही हैं। ये चीज़ सोचो, इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको, फ्लक्स लिंकेज, है ना। आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि ये लिंकेज 100% होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्राइमरी ने प्रोड्यूस की है वो सेकेंडरी से मिस ना हो जाए, यानी पूरी की पूरी उसमें से पास होनी चाहिए। ऑल्दो ये हमेशा 100% अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है, आगे चल के हम इसको एज अ ड्रॉबैक लिख देंगे, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने ये लिंकेज अचीव कर लिया है। नोट कर लो इसको। कर लिया सर। ठीक है, अब एक बात समझना, देखो कि लेट से आपने कहा कि हमारे पास फाई वो टोटल फ्लक्स है जो प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया। मतलब फ्लक्स की वजह हम कह देते हैं फाई वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो प्राइमरी ने प्रोड्यूस की। ठीक है, तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी NP से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी आ जाएगा कि नहीं? सही है, यस सर। ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी लिखूं तो मेरे पास NS इंटू फाई आ जाएगा, अज्यूमिंग कि फ्लक्स लिंकेज सेम है। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। अच्छा, फिर एक बात समझ लो, सर हाँ अमित, आपके क्वेश्चन का आंसर है यार वो उसके लिए थी, वो जो आपने भेजा था ना कि वो रोटेट कैसे करेगा, अगर वो मैग्नेट को घुमाएंगे तो वो रोटेट कैसे करेगा ना। ठीक है, तो मुझे याद आया कि एक है ना इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, इसको एरागोज डिस्क कहते हैं। तो एक बार उसको देख लेना अच्छे से, है ना। कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। ये शायद इस बार जेईई एडवांस में आया था क्वेश्चन इसके ऊपर। सर एक चीज पूछनी है। सर एक बार फ्लक्स लिंकेज फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ, फ्लक्स लिंकेज समझाता हूँ मैं यार। देखो, फ्लक्स लिंकेज का मतलब ऐसे हुआ ना, देखो कि हमें क्या करना है, प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट किस फॉर्म में करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में। यानी जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करे वो किससे जाकर पास हो? सेकेंडरी से पास हो। अच्छा, तो कोर ये काम कर रहा है। कोर एक कंटिन्यूस मेटल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी से प्रोड्यूस होंगी वो ट्रैवल करती हुई जाएंगी और घूम के वापस आ जाएंगी। ठीक है ना। और हमने एक तरफ क्या कर दिया, कोर की साइड पे इसको सेकेंडरी को वाइंड कर दिया। तो जो भी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं किसके द्वारा? प्राइमरी के द्वारा। वो किससे पास हो रही हैं? सेकेंडरी से पास हो रही हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स को लिंक करना प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। ठीक है ना। ओके सर। अच्छा, अब इसमें हमने कहा कि फ्लक्स की डेंसिटी, या हम बोलेंगे कि फ्लक्स ज़्यादा किस में होगा? उसमें ज़्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे। तो हमने कहा देखो, फ्लक्स प्राइमरी NP फाई और फ्लक्स सेकेंडरी NS इंटू फाई। अच्छा, अब क्योंकि ये वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग प्रोवाइड किया हमने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगी, मानते हो ना? टाइम के साथ चेंज करेगी। तो हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी आएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, बट आप यहाँ एक माइनस साइन इमेजिन कर सकते हो। डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास NP डी फाई बाई डी फाई एस डी फाई पी बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी। और इसी तरीके से वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी फाई पी बाई डी टी, ये हो जाएगा एन एस, सॉरी एस डी फाई बाई डी टी। ये हो गया। यानी जब इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज करेगा
तो लोड को भी एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगा, ये ध्यान रखना। और यही काम है ट्रांसफार्मर का कि जो सोर्स वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी वजह से लोड को भी क्या प्रोवाइड करे, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करे, हाउएवर एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड का। कितने डिफरेंट मैग्नीट्यूड का वो समझते हैं। तो अगर हम Vs/Vp कर दें, Vs/Vp, तो हमारे पास आ जाएगा Ns/Np। इसको समझ लें, यहाँ से देख सकते हो, देखो इससे आ गई बात, समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब देखना कि Vs/Vp इक्वल टू Ns/Np हमने कर दिया, तो इससे हमें समझ में आया कि जो सेकेंडरी हमारा वोल्टेज है वो है Ns/Np का रेशियो टाइम्स P प्राइमरी, है ना। अब ये रेशियो जितना बड़ा या छोटा नंबर होगा उतना ही सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा या कम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो सारा खेल है वो किसका है, इस रेशियो का है। तो सबसे पहला टाइप का ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो Ns होता है ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है किसके कंपैरिजन में, Np के। सेकेंडरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, प्राइमरी में कम होते हैं। तो जो Vs होगा वो भी क्या होगा, Vp से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जितने भी फैक्टर से आप चेंज करना चाहते हैं, जितने फैक्टर से चेंज करना चाहते हैं उतना रेशियो आप उसमें रख सकते हैं। नोट कर लो इसको। हो गया सर। ठीक है, इसी तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए लिख लो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आप देखोगे कि Ns इज लेस देन Np, तो Vs विल बी लेस देन Vp, ठीक है ना। यस तो मोस्टली जो ट्रांसफार्मर आपको या हमें दिखाई देते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स ही हैं, है ना। आपने अपने आसपास लगे हुए कोई ट्रांसफार्मर देखे होंगे, यस सर। देखे हैं ना। तो वो सारे ट्रांसफार्मर जो हैं, है ना, वो सब क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वो पावर प्लांट से आने वाली जो बिजली है उसका वोल्टेज कम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपने बहुत सारे डिवाइसेस के साथ अडेप्टर्स देखे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ अडेप्टर्स आते हैं ना। यस सर यस वो सर। अडेप्टर्स का यूज़ क्या होता है कि उसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका डिवाइस जो है, आजकल जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो 5 वोल्ट से लेके और 9 वोल्ट के बीच के वोल्टेज पे चलते हैं। आप कभी ये रेटिंग देखोगे तो आपको यही फिगर नज़र आएगा। अब आपके जो घर की सप्लाई है वो तो 220 वोल्ट की है ना? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। है यस ना। तो सर वो जो अडेप्टर्स होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, एक छोटे फॉर्म में कर रहे होते हैं, 220 से 5 वोल्ट पे कम कर रहे होते हैं। इसके साथ वो एक और काम कर रहे होते हैं, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो हम कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। उसको कैपेसिटिव फिल्टर कहते हैं ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और चाहो तो आप, है ना। सर हाँ, स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं? स्टेबलाइजर बेटा अलग काम करते हैं। स्टेबलाइजर जो होते हैं उनमें मतलब हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स का, है ना। वो जब लॉजिक गेट्स की बात करेंगे हम लोग तब बात करेंगे कि उसमें क्या होता है कि जैसे एक तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं जिनको हम जीनर डायोड्स कहते हैं, जीनर डायोड्स। इनका काम होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज तक काम नहीं करते हैं, वोल्टेज एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाते ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में इस तरह के डायोड हमने लगा रखे हैं। तो अब मान लो आपका वोल्टेज इस रेंज में है, यानी 220 से लेके 260 तक है, जो हम मान के चलते हैं इतना फ्लक्चुएशन हमारे घर की बिजली में होता रहता है 220 से 260। तो वो अपना काम नॉर्मल करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। अभी मान लो अचानक से कभी वोल्टेज 300 हो गया है, 400 हो गया, तो ऐसे केस में जो आपका जो अप्लायंस होगा, है ना, उसको खतरा हो सकता है। तो जितने भी वोल्टेज सेंसिटिव अप्लायंस होते हैं उसके साथ हम ये लगा देते हैं, और उसमें जो लगे हुए डायोड्स हैं ये अपना काम करना शुरू कर देंगे वोल्टेज एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाते ही, और वो वोल्टेज को रेगुलेट कर देते हैं, मतलब वोल्टेज को वापस से उतने ही लेवल पे ले आएंगे जितना आपके डिवाइस के लिए ज़रूरी है
है ना। तो जब हम जीनर डायोड्स पढ़ेंगे तो एक बार ये काम कर लेंगे, डायोड एज ए स्टेबलाइजर कैसे काम करता है ना। तो वो मतलब उसका ट्रांसफार्मर से कोई लेना देना नहीं होता है ना, और एक बिल्कुल ही अलग डिवाइस है, और वो वोल्टेज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नोट कर लिया सबने, ठीक है। पावर लिख लेते हैं इसमें, पावर कैसे काम करती है, पावर इन ट्रांसफार्मर्स। सर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स किसी चीज में यूज आते हैं? बेटा स्टेप अप हमारे यूज़ में इसीलिए कह रहा हूँ, जो हम देखते हैं उनमें कहीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होते। उनको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा पावर प्लांट्स में, जहाँ बिजली बनती है ना। तो अगर कभी पावर प्लांट मान लो कभी विजिट करने को मिलेगा तो है ना, हम देख सकते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो लो वोल्टेज को बहुत हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ओके सर। हमारे आसपास कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का। देखो बिजली जो होती है ना, जितने ज़्यादा वोल्टेज की होती है उतनी खतरनाक होती है। इसको इस तरीके के रूल ऑफ थंब लेकर चल लो, ठीक है, कि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा है ना, उतना ही इलेक्ट्रिक पावर जो है वो खतरनाक हो जाएगी। तो हमारे आसपास कोशिश की जाती है वोल्टेज को कम रखा जाए, ठीक है ना। लेकिन जब हमें पावर को ट्रांसमिट करना है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो मजबूरी हो जाती है कि उसको हाई वोल्टेज पे ही ट्रांसमिशन किया जा सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का यूज़ होता है। ओके सर। चलो पावर की बात करते हैं। तो पावर हमारे पास कितना होता है, पावर इज वोल्टेज टाइम्स करंट, ये बात ठीक है ना। तो इसमें लिख लो, सबसे पहले तो लिख लो आइडियली पावर इनपुट रिमेन्स इक्वल टू पावर आउटपुट। इनपुट मतलब प्राइमरी को मिला हुआ, और आउटपुट मतलब ये आइडियली हमने कहा, मतलब जहाँ पे कोई लॉस नहीं मान रहे हैं, लॉसेस को अलग से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसका मतलब V प्राइमरी I प्राइमरी इज इक्वल टू V सेकेंडरी I सेकेंडरी। नोट करेंगे एक बार इसको। कर लिया सर। हाँ, तो अभी एक बार सोचना कि अगर ये रिलेशन ट्रू है VP IP इक्वल टू VS IS वाला, तो इसका मतलब समझना कि जितने फैक्टर से आपका सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा, उसी फैक्टर से IP जो है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, मतलब रिवर्स इफेक्ट आ जाएगा। ये बात समझ सकते हो। यस सर। यानी यस। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर 1000 टाइम्स वोल्टेज बढ़ता है तो एज अ रिजल्ट करंट कितना कम हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। सही है ना, यस सर। है ना। और यही एडवांटेज है हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, कि अगर हमने 1000 टाइम्स करंट कम कर दिया तो उस करंट को लेकर जाने में जो कंडक्टर्स हैं उनमें लॉसेस क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। समझ गए बात, ठीक है। यस तो सर। ये हमने लिख लिया है ना। अब बात कर लेते हैं हम इसमें, देखो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स एक लिस्ट बना लेते हैं किस किस तरह के पावर लॉस होते हैं, और इनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। लॉसेस, ये पावर लॉसेस की बात कर रहे हैं ना, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स। तो पहला लॉस लिखेंगे कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस का मतलब समझना क्या हुआ। देखो ये जो ट्रांसफार्मर होता है जनरली इसका कोर जो है ये कॉपर से बना होता है। जो ट्रांसफार्मर का कोर है ये कॉपर का बना होगा ना, या किसी और कॉपर के एलॉय का बना होगा। तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो जो I²R वाली हीट प्रोड्यूस होगी, इट इज़ काइंड ऑफ अ लॉस, ये लॉस होगा इसमें। तो उन लॉसेस को हम लोग कहते हैं कॉपर लॉसेस, है ना। तो इसको चाहो तो लिख लो एक बार, दीज आर डिसिपेशन लॉसेस in primary and secondary coils of the transformer. These are dissipation losses in primary and secondary coils of the transformer due to the resistance of the windings. Due to the resistance of the windings. जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसको मैनेज करने का क्या तरीका है, लिख लेंगे
copper losses can be reduced by proper selection of low resistance windings, ठीक है ना। यानी हम वो जो वाइंडिंग है, तार है, वो इस तरह के मटेरियल के लिए जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, कम। सर ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स, है ना, Okay, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स। देखो हमने कहा आइडियली स्पीकिंग ट्रांसफार्मर में हम कोई लॉस अज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत होता है ना। आउटपुट पावर कभी भी इनपुट पावर के इक्वल नहीं होती है, तो वो पावर क्यों कम हो जा रही है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्रू दीज लॉसेज। तो कॉपर लॉसेज में हमने ये लिख लिया। सेकेंड टाइप के लॉस होते हैं, इनको कहते हैं आयरन लॉसेज। लिखेंगे। लिखो, these are dissipation losses in the core of the transformer. These are dissipation losses in the core of the transformer due to eddy currents. यहाँ पे हमने टर्म यूज की है एडी करंट्स। ये क्या होते हैं कि अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल, मान लो कोई भी ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करता हो, उसके थ्रू एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा दें इस तरीके से, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम वेरिंग हो, तो इसमें क्या होगा, रैंडम डायरेक्शंस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, अलग अलग लूप्स बन जाएंगे जिनमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के करंट्स को हम कहते हैं एडी करंट्स, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये एडी करंट से होने वाली हीट जो है ये यूज़फुल भी होती है। जैसे सबने इंडक्शन वाले कुकटॉप्स देखे, इंडक्शन पे जो काम करते हैं वो घरों में होते हैं ना, Yes. यस सर। yes है sir. ना। तो उनमें क्या होता है, उनमें आपने देखा होगा कि ऊपर तो एक ग्लास लगा होता है तो आपको समझ में नहीं आता, है ना, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अंदर उसमें एक कॉइल होती है जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। तो अब आप क्या करते हो इसके ऊपर, अच्छा इंडक्शन पे सारे तरह के बर्तन काम नहीं करते हैं, है ना। जो आपका फ्लैट बॉटम स्टेनलेस स्टील के बर्तन होंगे ना, वही काम करेंगे, है ना। तो इसमें दो मैंने आपको बातें कही, एक तो फ्लैट बॉटम होना चाहिए और स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, एल्यूमिनियम काम नहीं करेगा इसमें, है ना। तो अब आपने क्या किया, समझो, देखो कि इसको रख दिया, ऑन किया, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जो इसका बॉटम है ना, हमने कहा ना वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, तो इसमें एडी करंट्स फ्लो कराना शुरू कर देगी, और वो एडी करंट्स की वजह से ये बॉटम हीटअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो उसको हीट मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। तो वहाँ तो ये यूज़फुल है, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में ये एक अननेसेसरी वेस्ट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर जाके रोटियां रख देंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ट्रांसफार्मर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो टोटली क्या हो रही है, वेस्ट है एक तरह का, तो उसको हम आयरन लॉसेस कहते हैं। तो आयरन लॉसेस को कैसे मैनेज करेंगे वो एक बार लिख लेते हैं। देखो, आयरन लॉसेस कैन बी मैनेज्ड by laminating the core। अब लैमिनेटिंग द कोर का मतलब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सॉलिड चंक, एक इस तरह का सॉलिड ब्लॉक लेने की बजाय हम इस तरह का कोर ले लेंगे जिसमें अलग अलग इस तरह, देखो ये लैमिना यानी बहुत सारी लेयर्स बनी होंगी, मेटल की लेयर इस तरीके से, है ना। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ मटेरियल, हम इस तरीके से लैमिनेटेड मटेरियल ले लेंगे अलग अलग लेयर्स में। ये लेयर आपस में कनेक्टेड होंगी ज़रूर, लेकिन बीच बीच में गैप होगा, है ना।
तो इसके दो फायदे हो जाते हैं, मतलब एक तो ये एडी करंट्स को कम करने का काम कर ही रहा है लैमिनेटेड कोर, साथ में क्या होता है इसमें एयर सर्कुलेशन भी होने लगता है, तो अगर हीट प्रोड्यूस हो भी रही हो तो वो इजीली डिफ्यूज़ की जा सकती है। इस तरह का आपने इंजन्स में भी देखा होगा, है ना, जो बाइक के इंजन होते हैं उनमें भी इस तरह के लेयर्स बनी Yes. होती हैं, है ना। तो वहाँ पे एडी करंट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे हीट को डिफ्यूज़ करने के लिए होता है ऐसा, है ना। तो आयरन लॉसेस वाली बात नोट कर लिया आपने। यस अच्छा, सर, कर लिया। इसके बाद कुछ माइनर लॉसेस हैं जिसमें हम कहते हैं हमिंग लॉसेस। हमिंग लॉसेस, और हमिंग लॉसेस क्या है कि जब करंट फ्लो करता है ट्रांसफार्मर से, है ना, तो और ये जनरली हाई वोल्टेज पे होता है ना। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है तो मेटल में एक तरह की आवाज़ आती है ना, हमिंग सी नॉइज़ आती है, उसकी वजह से भी एनर्जी का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो कभी कहीं बहुत हाई टेंशन वायर कहीं से जा रहा हो, है ना, तो मतलब उस वायर के पास नहीं जाएं। वो वायर तो बहुत ऊंचा लगा होगा किसी टावर के ऊपर, टावर के पास जाकर देखें, यस सर। है ना, तो वहाँ पे आपको एक हमिंग की सी आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो जितना हाई वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा हमिंग होगी। तो कई सर बार इंडस्ट्रियल एरिया में होती इंडस्ट्रियल एरिया में, खेतों में आपको कई बार इस तरह के हमिंग वाली आवाज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो बहुत हाई Yes. वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स में ये भी एक सब्सटेंशियल लॉस हो जाता है। नोट कर लोगे भाई, ठीक है। बस ये ट्रांसफार्मर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको लिख देना, स्कूल में पास हो जाओगे। बाकी तो कोई ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते नहीं हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर चाहो तो लिख सकते हो आप, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला कहते हैं ईटा, यानी एफिशिएंसी। ये हो गए हमारे पास पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। अगर परसेंटेज में दे रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अच्छा, आउटपुट पावर का मतलब हो गया किसको पावर दी हमने, सेकेंडरी कॉइल को। इनपुट पावर का मतलब हो गया किसको पावर दी हमने, प्राइमरी कॉइल को, ठीक है ना। तो इसको चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास पावर इनपुट माइनस पावर का टोटल लॉस, जितना लॉस हुआ है सारा हमने यहाँ लिख लिया, अपॉन पावर इनपुट इनटू 100 हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसे। कोई दिक्कत? Yes, sir. सही है. ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट टॉपिक 6 दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। इसमें देखो कुछ जेई पुराने क्वेश्चन है मेन एडवांस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लो, 2019 में आया था ये, अप्रैल में। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से और देखो कि क्या आंसर होना चाहिए। अपना आंसर लिख लेना, फिर जब मैं पूछूंगा तब बताना, फिर हम चेक कर लेंगे इसको ना। सर कौन सा वाला करना है? अ सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, पहला ही वाला क्वेश्चन जो है। ओके.
ट्राई कर लिया सबने? एक मिनट सर बस। इस बात को ज़रूर रियलाइज़ करना कि इन अ रियल लाइफ सिचुएशन आपके पास 1 मिनट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो प्रैक्टिस वैसे ही करें, है ना। और हमेशा अपने आप से पूछें कि कितने टाइम में हमने इसको सॉल्व किया है। अभी 2 मिनट में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको धीरे धीरे कम की तरफ लाना। हो गया सर। ठीक है, आंसर आपने अपना चेक कर लिया है, मतलब जो भी आंसर है वो आपने नोट कर लिया ना। चलो यस एक बार सर। सॉल्व कर लेते हैं ना। सारा डेटा नोट कर चुके हो? देखो ठीक है, सबसे पहली बात देखो, है ना, ये अपने आप से पूछना कि क्या आपने बात रियलाइज़ की। इसने कहा है कि एक फेज डिफरेंस आता है π/4 का बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। अच्छा, π/4 का ईएमएफ जो आता है, मतलब जो फेज डिफरेंस आता है, वो आरसी में भी आ सकता है, आरएल में भी आ सकता है, ये बात तो मानते हो ना? यस सर। एक यस मिनट बेटा ना, एक मिनट होल्ड कर। हाँ बेटा सुनो, तो 45 डिग्री होने के लिए सबसे पहले जो आपको रियलाइज़ करने की बात वो ये है कि यहाँ पे आर और एक्स, चाहे वो एक्सएल हो या एक्ससी हो, दोनों सेम वैल्यू के होने चाहिए कि नहीं? यस सर। पक्की बात? ठीक है, एक बात देखना, यहाँ ओमेगा 100 है, आर आपका 1 किलो ओम है, तो जो एक्ससी होगा वो भी 1 किलो ओम होना चाहिए, है ना। तो पहला वाला चेक कर लेते हैं। पहला वाले में आपका ओमेगा हुआ 100, तो 1/ओमेगा सी कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू 10⁻⁻6। तो -6 ऊपर आ गया, +6 हुआ, 10⁻4 आ गया। ये गलत हो जाएगा, चेक कर लो। यस सर। ये हवा में कर पा रहे हो या लिखना पड़ता है इसके लिए भी? नहीं सर ये तो हो कर ले जाता। ना, ऐसे ही हो जाते हैं। फिर आप आरएल सर्किट में आ जाओ। आरएल सर्किट में ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा एल कितना हो जाएगा? देखो ये 1 किलो ओम है, तो ये भी 1 किलो ओम होना चाहिए। तो ओमेगा हो गया 100, 100 इंटू 1 मिली हेनरी, 100 इंटू 1 मिली हेनरी। ये करेंगे तो गलत आ जाएगा, यस सर। ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ 1 और 10, ये वाला सही आ जाएगा। यस सर। 10 माइक्रोफेराड हमारे पास हो गया ना, तो नीचे 1/ओमेगा सी में हो गया। ओमेगा हो गया 100, 100 इंटू 10, ऊपर आ गया 10⁻6, तो 10⁻3 आ गया आंसर। ये मैच हो गया आपका, कर लेंगे, यस यस सर। सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये तो बस देखते ही हो जाने चाहिए इस तरीके से। बस सबसे पहली बात जो स्ट्राइक करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आर और एक्स, चाहे वो एक्सएल है या एक्ससी, दोनों सेम वैल्यू के होने चाहिए, तभी π/4 का फेज डिफरेंस आएगा। ये बात क्लियर हो गई? अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वी टी इक्वल टू 220 साइन, ये वाला जो है इसको पढ़ लो एक बार, और क्या कहना चाह रहा है वो समझ लेते हैं। ये पूछ रहा है द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू।
आंसर आप बताओ बेटा। हो गया सर। 3.3 मिली सेकेंड। बी आया था। और डी टी मतलब 3.3 मिली सेकेंड हुआ ना। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहली बात फिर वही बात रियलाइज़ करो यहाँ पे कि हाफ ऑफ द पीक वैल्यू से पीक वैल्यू जाने में 60 डिग्री का फेज टर्न होता है कि नहीं। ये बात किसी को यस सर। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना कि 60 डिग्री कैसे कहा। 60 डिग्री समझ में आ गया सबको? बता दो सर। बेटा वो जो सर्कल याद करो हमने बनाया था, उसमें हाफ पीक वैल्यू आती थी 30 डिग्री पे और पीक वैल्यू आती थी 90 डिग्री पे। एक बार याद कर लो वो सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था, यस सर। है ना। तो 30 से 90 जाने में 60 डिग्री टर्न करना होगा यस सर। और 60 डिग्री टर्न करने में t/6 टाइम लगता है, कैपिटल t/6। यस सर, आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ओमेगा 100 पाई है, ओमेगा 100 पाई है। यस सर। कैपिटल T 2 पाई बाय ओमेगा होता है। यस सर। t की वैल्यू 1/50 आ गई। यस सर। t/6 की वैल्यू 1/300 हो जाएगी। यस सर। ऊपर नीचे 1000 मल्टीप्लाई कर लो तो 1000 विल बिकम मिली सेकेंड और 1000/300 3.3 हो जाएगा। तो 3.3 मिली सेकेंड आंसर आ जाएगा। यस सर। हो गया सॉल्व। किसी को मुश्किल लग रहा हो तो बता देना, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से तो मेंस लायक भी क्वेश्चन नहीं है, कायदे से ये, बट पूछ रहे हैं हम यही वाले, तो देखो उनकी मर्जी है। एक बार ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। एक एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है। इन वन साइकिल ऑफ एसी एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट एंड वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट याद है सबको क्या होता था? वॉटलेस करंट याद आ रहा है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर एक बात नोटिस करना, देखो कि क्योंकि उसने वॉटलेस करंट इन वन साइकिल ऑफ एसी पूछा है ना, तो उस केस में आप IRMS साइन फाई आंसर दोगे। इसमें कितना दोगे? IRMS साइन फाई, है ना। चलो एक बार ट्राई कर लो पहले। एवरेज पावर तो इजी आप बता दोगे, E0 I0 cos फाई बाई 2। E0 I0 cos फाई बाई 2। E0 दिख रहा है आपको, I0 दिख रहा है, cos फाई दिख ही जाएगा आपको। ₹500√2 अब देख लो थर्ड। हाँ, ये सी वाला आंसर आ जाएगा। फिर 500√2 यही हो गया, 1000/√2, है ना। यस सर। है ना, कर लेंगे ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। 7 में आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं। जो डॉटेड वाला ग्राफ है वो EMF का है
थोड़ा इधर कर देते हैं इसको। जो डॉटेड वाला ग्राफ है वो ईएमएफ का है, जो सॉलिड वाला ग्राफ है वो करंट का है। और उसके बाद इसने पूछा हुआ है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इज ऑब्जर्व टू बी π/4। तो इनमें से कौन सा ये सर्किट हो सकता है? मुझे आप जल्दी से ये एलिमिनेट करके बता दो कि ये RC होगा या RL होगा। ये सर्किट RC होगा या RL होगा? RL सबने सोच लिया RL होगा? यस सर, RL होगा। किसी को कोई डाउट नहीं है RL होगा में? ठीक है, तो बस उसके बाद π/4 अगर चेक करना है आपको, तो π/4 के लिए कंडीशन हमने कही थी ना कि R और XL बराबर होना चाहिए। तो बस R और XL किस में बराबर है वो देख लो। RC वाले दो हैं, उनको तो हमने एलिमिनेट कर दिया, नीचे वाले दो चेक करने हैं आपको, है ना। कौन सा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल सही है अमित, एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही है। कर लेंगे इसका मतलब। यस सर। ठीक। ये देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 17 एडवांस में आया था। एक सर्किट शोन है इसमें, LCR सीरीज सर्किट है। L, C और R की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसमें। तो सबसे पहला ऑप्शन है एट ओमेगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली 0। ये तो LCR में ट्रू होता है, रेजोनेंस वाले डायग्राम में भी देखा था हमने। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ट्रू है या फॉल्स है ये? द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। सर सही होगा। बिल्कुल सही होगा। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये रियलाइज़ करना होगा, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे।
at resonance current becomes in phase with the resistance. ये सही है ना? करंट और वोल्टेज एक फेज में आ जाते हैं, ये सही है ना? Yes, sir. तो उस पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एल और सी का फंक्शन होती है, उस पर आर का तो कोई मतलब ही नहीं होता। Yes, sir. ठीक है ना? तो वो तो सही है, तो सही है। फिर लिखा है द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इफ ओमेगा इक्वल टू 10 टू द पावर 4। तो ओमेगा इक्वल टू 10 टू द पावर 4 हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली ओमेगा नॉट पूछ रहा है, तो चेक कर लो, देखो कि कहाँ चला गया क्वेश्चन। तो एक बार इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, 1/√LC कितना आ रहा है चेक करो। 1/√LC की वैल्यू कितनी आ रही है? सबसे ऑप्शन सी करेक्ट है या ट्रू है या फॉल्स है, ये देख लो। So false. फॉल्स है ना? इसका ओमेगा नॉट कितना आ रहा है बेटा, एक बार ये बता दो। 10 to the power 6. 10 टू द पावर 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है हाँ, ना? sir. तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी है एट ओमेगा मच लार्जर देन 10 टू द पावर 6, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा द सर्किट बिहेव्स एज अ कैपेसिटर। So question चला गया क्वेश्चन वापस. चला गया फिर से। सर false होना चाहिए. हाँ, तो क्वेश्चन लेकिन वैसे समझ लो आप कि अगर ओमेगा बहुत लार्ज हो जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से तो सर्किट बिहेव एज अ कैपेसिटर, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये इन जनरल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो अमित, है ना? तो एक बार अपना ग्राफ याद कर लो सब लोग, वो जो हमने रेजोनेंस में बनाया था उसमें टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा नॉट हमने लिखा था कैपेसिटिव होता है सर्किट, यानी जब ओमेगा बहुत छोटा है तो सर्किट कैपेसिटिव है, ओमेगा जब बड़ा हो जाएगा तो इंडक्टिव हो जाएगा। इसका असली आंसर क्या होना चाहिए था? बिहेव्स लाइक एन इंडक्टर। Doctor. ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ठीक है, तो एक बार बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ये प्रीवियस ईयर वाली बुक तो होगी सबके पास ना? हाँ सर है. हाँ, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना और अगला चैप्टर हम लोग ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, ठीक है ना? होपफुली तब तक मेरा अभी गला ठीक हो जाएगा, तो ना पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा। Yes sir. ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है ना? नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है ना? अभी इस वीक में हम लोग ऐसे कर रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है ना, तो मैंने क्लासेस को स्प्रेड आउट कर लिया है। तो आपकी क्लास आज है, फिर थर्सडे है, फिर सैटरडे होगी, है ना? ओके सर. अच्छा, एक अमित का एक क्वेश्चन था, वो मैं बता देता हूँ ज़रा, है ना? तब तक बाकी लोग जानना चाहते हैं तो जा सकते हैं ना। एक क्वेश्चन है जो मैं इनको बता रहा हूँ। इस तरह से वहाँ पे एक प्लेट जैसी लगी हुई है और कुछ करंट वरंट पूछा गया उसमें ना। तो इसमें आपको ये समझना होगा अमित कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट हैं, देखो ऐसे इस तरह के, और ये सारे एलिमेंट एक के साथ एक पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज जुड़ा हुआ है ना बैटरी, तो ये सारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आप क्या करो, यहाँ से एक आर डिस्टेंस ले लो और एक थिकनेस ले लो डी आर, और जब आप इसका क्रॉस सेक्शन बनाओगे ना तो ये ऐसा बनेगा, देखो इस तरह का।
ये डी आर तो इसकी थिकनेस हो गई, और ये वाला मान लो टी शायद दे रखा होगा वहाँ पे, थिकनेस जो है वो इस तरीके से है ना, तो ये एक और विड्थ हो गई इसकी, तो ये इस तरह से बन गया। ठीक, अब इसका छोटा सा रेजिस्टेंस कितना होगा तो डी कैपिटल आर लिख देते हैं, तो वो होगा रो एल। एल देखो कितना है इसका, एल है 2 पाई आर। एल अपॉन ए, अपॉन ए कितना है, ए है डी आर इंटू टी, रो एल अपॉन ए। ये बात समझ सकते हो अच्छे से। अब क्योंकि ये सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो मुझे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन डी आर करना है। अब वैसे तो कायदे से मुझे 1 अपॉन डी आर करना है, बट फिलहाल ये कैलकुलेट करना है मुझे। तो ये हो जाएगा रो इंटू 2 पाई आर टी डी आर, है ना, अनलेस रो की कोई और वैल्यू ना दे रखी हो। तो अब डी आर अपॉन आर को इंटीग्रेट करोगे तो एल एन वाला फंक्शन आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे वो देख लेना आप। तो ये आपका R1 है शायद यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला R2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसको लिमिट में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और सिर्फ रेजिस्टेंस ही बताना है या पता नहीं करंट बताना है तो फिर करंट बता देंगे उससे, है ना। तो एक बार ट्राई कर लेना इसको, कर लोगे? ठीक है। यस सर। सर हाँ हाँ और सर मैं आपको एक सेकंड कॉल कर सकता हूँ? हाँ कर लो यार ना, ठीक, मैं बंद कर देता हूँ उसको तब तक। यस मैं कॉल कर रहा हूँ।